हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तैयारी मेरे हिसाब से बड़ी मस्त चल रही होगी। मेहनत आपकी चरम पर होगी क्योंकि परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आती जा रही हैं। अब चुनाव के बाद तो लगभग हर एग्ज़ाम है वो होनी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक और अपने जानकारों परिचितों तक जो भी है, और अपने जो भी समूह हैं उनमें शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो हिंदी साहित्य में हास्य रस शोध ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो शोध ग्रंथ के रचनाकार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य में हास्य रस शोध ग्रंथ है, उसके जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथी के पंख जो रचना है वो किसका कहानी व निबंध संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह भी है और निबंध संग्रह भी है, दोनों मिली जुली रचनाएं हैं। हाथी के पंख किसका कहानी व निबंध संग्रह है? तो ये डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी का कहानी व निबंध संग्रह है। नेक्स्ट रचना चाटुकारिता एक कला है। चाटुकारिता एक कला है, बारात की बात श्री मुक्तानंद जी से मिली है। तो ये तीन रचनाएं हैं अपने सामने। चाटुकारिता एक कला है, बारात की बात श्री मुक्तानंद जी से मिली है। तो तीनों रचनाओं के रचनाकार का नाम क्या है? तो चाटुकारिता एक कला है, बारात की बात और तीसरी रचना श्री मुक्तानंद जी से मिली है। किस रचनाकार की रचनाएं हैं? तो उत्तर याद आ गया होगा, ये डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। बारात की बात, चाटुकारिता एक कला है और श्री मुक्तानंद जी से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी की शैली किस प्रकार की है? तो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की शैली विचारात्मक है। विचारात्मक शैली में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उधार मांगना भी एक कला है, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो याद आ गया होगा आपको कि ये तो हमने बहुत पढ़ा है। तो उधार मांगना भी एक कला है और ये जो रचना है उस रचना के रचनाकार का नाम क्या है? तो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, महादेव वर्मा की रचना स्मृति की रेखाएं कब प्रकाशित हुई? तो रचना का नाम है स्मृति की रेखाएं और ये कब प्रकाशित हुई? तो ये सन 1943 के अंदर प्रकाशित हुई। महादेव वर्मा जी की रचना स्मृति की रेखाएं हैं, उसका प्रकाशन 1943 में हुआ। महादेव वर्मा की रचना पथ के साथी कब प्रकाशित हुई? तो रचना का नाम है पथ के साथी और ये कब प्रकाशित हुई? तो ये सन 1954 के अंदर प्रकाशित हुई। पथ के साथी नामक रचना का प्रकाशन वर्ष सन 1954 है। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ कब प्रकाशित हुई? तो रचना का नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ और ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1950 के अंदर प्रकाशित हुई। सन 1950 के अंदर श्रृंखला की कड़ियाँ नामक रचना प्रकाश में आई। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सत्यकाम विद्यालंकार की रचना ऋग्वेद संहिता कितने भागों में विभाजित है? तो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और उस रचना का नाम है ऋग्वेद संहिता। तो ये ऋग्वेद संहिता वो कितने भागों में विभाजित है? तो ये 9 भागों में विभाजित है। 9 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, महादेव वर्मा ने किसको अपना भाई बना लिया था? तो ये बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भाई बना था और निराला भाई नामक शीर्षक से उन्होंने संस्मरण लिखा था। नेक्स्ट है, सत्यकाम विद्यालंकार ने नवनीत का संपादन कब से कब तक किया? तो सत्यकाम विद्यालंकार ने नवनीत नामक पत्र का संपादन कब से कब तक किया? तो ये 1960 से लेकर 1962 तक किया। यानी 1960 से लेकर 1962 तक उन्होंने नवनीत नामक पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है, निराला भाई किसकी रचना है? तो यह पहले बता चुके हैं, निराला भाई है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और ये महादेव वर्मा जी की रचना है और उसमें निराला जी के
व्यक्तित्व पर संपूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। सत्यकाम विद्यालंकार ने धर्मयुग का संपादन कब से कब तक किया? तो सत्यकाम विद्यालंकार ने धर्मयुग जो पत्र है उसका संपादन 1950 से 1960 तक किया। 1950 से 1960 तक उन्होंने धर्मयुग पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? बहुत ही साधारण प्रश्न है, सबको आता है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और ये 1907 में हुआ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 1907 के अंदर। वेद पुष्पांजलि किसकी रचना है? वेद पुष्पांजलि किसकी रचना है? तो नेक्स्ट प्रश्न अपना, वेद पुष्पांजलि किसकी रचना है? तो ये सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1977 है। सत्यकाम विद्यालंकार की रचना का नाम है वेद पुष्पांजलि और इसका प्रकाशन है वो 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तरश्मि किस रचनाकार की रचना है? तो सप्तरश्मि है वो सेठ गोविंददास की रचना है। सप्तरश्मि रचना है वो सेठ गोविंददास की रचना है। सफल जीवन किसकी रचना है? तो सफल जीवन है वो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1968 है। सफल जीवन सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन है वो 1968 है। सप्तरश्मि रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो सप्तरश्मि रचना है उसका प्रकाशन 1940 में हुआ। सप्तरश्मि रचना का प्रकाशन 1940 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि जो रचना है वो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1950 में हुआ। तो गीतांजलि सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1950 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, सप्तरश्मि किस विधा की रचना है? सप्तरश्मि किस विधा की रचना है? तो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है जिसकी ये रचना है? तो सप्तरश्मि है वो एकांकी विधा की रचना है। एकांकी विधा की रचना है। सीमा किसकी रचना है? तो सीमा है वो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। सीमा है वो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन है वो 1957 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेठ गोविंददास का एकादशी एकांकी कब प्रकाशित हुआ? तो सेठ गोविंददास की एकांकी का नाम है एकादशी और ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है 1942 में। तो एकादशी एकांकी है वो 1942 के अंदर प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रपुरुष किसकी रचना है? तो राष्ट्रपुरुष जो रचना है उसके रचनाकार का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार और इसका प्रकाशन 1951 में हुआ। तो राष्ट्रपुरुष सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन है वो सन 1951 के अंदर हुआ था। अगली रचना की तरफ चलते हैं, सेठ गोविंददास के एकांकी संग्रह के नाम बताइए। तो दो एकांकी संग्रह हैं इनके, एक का नाम है चतुष्पथ और दूसरा है पंचभूत। तो पंचभूत और चतुष्पथ इनके एकांकी संग्रह हैं। चरित्र निर्माण किसकी रचना है? चरित्र निर्माण सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1948 में हुआ। चरित्र निर्माण सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1948 में हुआ। नेक्स्ट है, सेठ गोविंददास के एकांकी संग्रह की क्या विशेषता है? सेठ गोविंददास के एकांकी संग्रह की क्या विशेषता है? तो ये इतिवृत्तात्मक हैं। ये इतिवृत्तात्मक हैं। सेठ गोविंददास के एकांकी हैं वो इतिवृत्तात्मक एकांकी हैं। अगला प्रश्न है, रक्तदीप किस कवि का कविता संग्रह है? रक्तदीप किस कवि का कविता संग्रह है? तो ये गणपति चंद्र भंडारी का कविता संग्रह है। रक्तदीप है वो गणपति चंद्र भंडारी जी का कविता संग्रह है। नेक्स्ट है, हमारी कश्मीर यात्रा। अगली रचना का नाम है हमारी कश्मीर यात्रा। वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। तो हमारी कश्मीर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं गणपति चंद्र भंडारी। गणपति चंद्र भंडारी की रचना है हमारी कश्मीर यात्रा। अगला प्रश्न है, जीवन साथी किसकी रचना है तथा इसका प्रकाशन कब हुआ? तो जीवन साथी है वो सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है और इसका प्रकाशन 1948 में हुआ। सत्यकाम विद्यालंकार की रचना है जीवन साथी और इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। अगला है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप।
एकांकी रचना का नाम है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। और एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, तो एकांकी के रचनाकार का नाम सेठ गोविंददास है। सेठ गोविंददास जी ने शिवाजी का सच्चा स्वरूप नामक एकांकी लिखी, जो कि फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में है और आप सभी जानते हैं। अगली रचना है अजय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अजय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो ये जीवनी है और जीवनी का अंश है वो संकलित किया गया है, तो उस जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो जीवनी के लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। सत्यकाम विद्यालंकार ने सरदार पटेल की जीवनी लिखी है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन का मूल नाम क्या था? तो सुदर्शन जी हैं वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और इनका मूल नाम बद्रीनाथ था। बद्रीनाथ इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, उसकी तरफ चलते हैं। सुदर्शन जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं, उनके नाम देखते हैं। तो पहला है सुदर्शन सुधा, कहानी संग्रह का नाम है। दूसरा सुप्रभात, तीसरा परिवर्तन, पनघट, नगीना। तो सुदर्शन सुधा, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। तो सुदर्शन जी की कहानी संग्रहों के नाम सुदर्शन सुधा, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना। चार कहानी पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। तो चार कहानी पुष्पलता और तीर्थ यात्रा, ये सुदर्शन जी की कहानी है। अगला है सुदर्शन जी की उपन्यास विधा की रचनाएं। तो उपन्यास विधा की रचनाएं इनकी जो हमारे सामने प्रकट हो रही हैं वो चार रचनाएं हैं। प्रेम पुजारिन, देहाती और देवता, भाग्यवंती। तो प्रेम पुजारिन, देहाती, देवता और भाग्यवंती। तो सुदर्शन जी के चार उपन्यास हैं, प्रेम पुजारिन, देहाती, देवता, भाग्यवंती। सुदर्शन जी की प्रसिद्ध नाटक रचनाओं के नाम बताइए। तो नाटक रचनाएं इनकी दो हैं, एक का नाम है अंजना और दूसरी का नाम है सिकंदर और तीसरी का नाम भाग्यचक्र। तो तीनों नाटक रचनाओं के नाम अंजना, सिकंदर, भाग्यचक्र। प्रसिद्ध कहानी जो हमें याद रखनी है और उसका नाम हार की जीत। और हार की जीत में जो प्रमुख पात्र है वो बाबा भारती और घोड़ा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास विधा की रचनाओं का नाम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास विधाओं की रचनाओं के नाम हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये नाम आत्मकथा सा लगता है, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास साहित्य है। अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये बहुत ही मोस्ट रचना है और ये एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो चारों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा। फिर से सोचने की आवश्यकता है, निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो फिर से सोचने की आवश्यकता है, निबंध के निबंधकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फिर से सोचने की आवश्यकता है, इस निबंध के निबंधकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। गंगावतरण तथा उद्धव शतक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो गंगावतरण तथा उद्धव शतक रचना के रचनाकार का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना का नाम है गंगावतरण और उद्धव शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक की भाषा कौन सी है। तो उद्धव शतक की भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो रत्नाकर जी ने ब्रज भाषा के माध्यम से लिखा और ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। उद्धव शतक के कला पक्ष की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है। तो उद्धव शतक है वो कला पक्ष की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है। तो ये श्रृंगारपरक काव्य है। अनोखी परीक्षा कहानी के लेखक का नाम बताइए। अनोखी परीक्षा कहानी के लेखक का नाम विजयदान देथा है और कहानी का नाम है अनोखी परीक्षा। अनोखी परीक्षा कहानी के लेखक का नाम विजयदान देता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है अनोखी परीक्षा कहानी में क्या वर्णन किया गया है। तो अनोखी परीक्षा कहानी में यह वर्णन किया गया है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, यानी ईश्वर कण कण में विद्यमान है और वो सब कुछ देख रहा है, उसकी नज़र से कुछ भी बचा हुआ नहीं है। विजयदान देथा की किस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। तो उनकी कहानी का नाम है दुविधा और दुविधा नामक कहानी पर पहेली नाम से फिल्म बन चुकी है। पहेली नाम से उनकी कहानी पर फिल्म बन चुकी है। दुविधा नामक कहानी पर पहेली नाम से फिल्म बन चुकी है।
यात्रा का रोमांस किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये आप सब जानते हैं, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा का रोमांस यात्रा वृत्तांत है वो मोहन राकेश का है। मोहन राकेश किस प्रवृत्ति के साहित्यकार थे? मोहन राकेश किस प्रवृत्ति के साहित्यकार थे? तो ये यायावर प्रवृत्ति के साहित्यकार थे। यायावर कहते हैं घुमक्कड़ या जो बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है। बेचारा कॉमन मैन किसकी कहानी है? तो बेचारा कॉमन मैन हरिशंकर परसाई की कहानी का नाम है। बेचारा कॉमन मैन हरिशंकर परसाई की कहानी का नाम है। बेचारा कॉमन मैन कहानी किस पत्र में छपी थी? तो ये प्रहरी पत्र में छपी थी। बेचारा कॉमन मैन कहानी है वो किस पत्र में छपी थी? तो इसका उत्तर है प्रहरी नामक समाचार पत्र में छपी थी। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे किस रचनाकार की रचना है? तो ये रचना है वो हरिशंकर परसाई की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक रचना का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का किस भाषा में अनुवाद किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का किस भाषा में अनुवाद किया? तो इसका उत्तर यह है ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से अनुवाद किया। ब्रज भाषा के अंदर बुद्ध चरित के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। नशा किस रचनाकार की कहानी का नाम है? तो नशा जो है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी का नाम है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का नाम नशा है। नशा कहानी में क्या व्यंग्य, कहानी में किसको व्यंग्य किया गया है या कहानी में क्या व्यंग्य किया गया है? तो कथनी और करने के अंतर पर व्यंग्य किया गया है। नशा कहानी में कथनी और करने के अंतर पर व्यंग्य किया गया है। मधुलिका किसकी कन्या थी? मधुलिका पुरस्कार कहानी की प्रमुख नायिका थी। और ये किसकी कन्या थी? तो ये सिंह मित्र की कन्या थी। तो सिंह मित्र की कन्या का नाम क्या था? मधुलिका। मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मधुलिका पुरस्कार कहानी की पात्र है। पुरस्कार कहानी के पात्र है। पुरस्कार कहानी का नायक कौन है? तो पुरस्कार कहानी का नायक अरुण है। पुरस्कार कहानी का नायक है वो अरुण है। अरुण कौन था? तो अरुण मगध का निर्वासित राजकुमार था। मगध का निर्वासित राजकुमार था। मधुलिका कहाँ की थी? मधुलिका कौशल की थी। तो मधुलिका थी वो कौशल की थी। देवव्रत किसका कहानी संग्रह है? देवव्रत जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। देवव्रत है वो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। और अब जो आपके प्रश्न आपके सामने हैं वो कमेंट के प्रश्न हैं। तो अष्टछाप के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो अष्टछाप के प्रथम कवि हैं वो कुंभन दास को माना जाता है। अष्टछाप के प्रथम कवि हैं वो कुंभन दास को माना जाता है। ये कमेंट के प्रश्न है जो हमारी बहन ने कमेंट के रूप में भेजे हैं अपने पास आप सबकी सेवा में। दूसरा प्रश्न है अष्टछाप के सबसे छोटे कवि किसको माना जाता है? तो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि नंददास को माना जाता है। और ये जो 4 प्रश्न हैं अपने सामने आ रहे हैं तो चारों प्रश्न बहन के द्वारा भेजे गए हैं कमेंट के रूप में। तो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि नंददास को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कर्षण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो कर्षण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना जाता है। कर्षण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना जाता है। और राधा कृष्ण की युगल रूप की उपासना, राधा कृष्ण की युगल रूप की उपासना किस संप्रदाय में होती है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो और वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और अधिकाधिक दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आपका दिन मंगलमय हो और इसी के साथ दीजिए आज के वीडियोस के लिए इजाज़त। धन्यवाद।